किताब में था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और मैंने आपको कुछ बातें हैं जो बहुत सीरियस है और जो हम लोग को पता होना चाहिए। जब मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया होगा तो बताया होगा, लेकिन कुछ लाइव एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, इसलिए एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। जिन सिलेक्शन पढ़ा रही थी मुझे उसी समय बताना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, और हम वहाँ पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे बहुत बार ऐसे चांसेस आएंगे जब आपको लगेगा कि यू डिजर्व मोर, लेकिन आपके साथ पार्सलिटी हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, किसी नॉन डिजर्विंग आदमी को आपसे ज्यादा प्रमोशन और आपसे ज्यादा ग्रोथ मिल गया, और आप इवन इफ यू आर डिजर्विंग, इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर एडवांटेज जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको ग्रोथ मिलना चाहिए, जो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। और ये लगातार अगर आपके साथ 3-4 बार हो इस तरीके का कुछ, तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, और आप बहुत, ये उम्र है एकदम जोश का है, तो हम लोग बहुत जोश में आकर के कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि अपने सीनियर को कुछ बोल दिया, उनसे लड़ाई कर ली, या फिर उनसे लड़ाई कर ली, अब जब डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ तो बोल दिया हमारी तो कुछ गलती नहीं है, देख लीजिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तब भी हमारी जो सैलरी हाइक होती रही लेकिन हमें कोई प्रमोशन नहीं मिला, हमारा अभी भी उसी स्टेज पे जा। सारी दलीलें एक तरफ, लेकिन आपका किसी के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, किसी से झगड़ा कर लेना, अपने सीनियर से हाथापाई कर लेना, या फिर उनको कुछ अनाप शनाप बोल देना, ये सब आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक इंक्वायरी को इनवाइट करता है, ठीक है ना। वो सारे बैठ सकते हैं, और फिर आप कितना भी अपनी सफाई में बोलिए, लेकिन देयर में भी चांसेस, क्योंकि कोई भी कंपनी ना बहुत बरबोले एम्प्लॉय को पसंद नहीं करती है। होनहार एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा आवाज उठाता है ना, तो उनको कभी कभी लगता है कि हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, ठीक है ना, लीडरशिप बहुत ज्यादा इसमें है। तो इसलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास एक आध एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अच्छे जगह से पढ़ करके, बहुत अच्छे जगह पोस्टेड हो करके, और फिर ये सब चीज झेलने के बाद, जैसे होता है ना कि हमारी गलती नहीं तो वाई टू से सॉरी, है ना, जब मेरी गलती नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं, जब मेरी गलती नहीं तो मैं रिजाइन क्यों करूं। तो कभी कभी कंपनी आपके पास, ये आपको एक मौका देती है, ये मौका भी समझ लीजिए कि आपका वो अच्छा चाहती है, इसीलिए वो आपको मौका देती है, अदरवाइज दे विल टर्मिनेट। अगर कुछ ऐसा इशू रहेगा, बहुत सीरियस रहेगा, तब तो वो आपको मौका भी नहीं देगी, सीधा वो आपको टर्मिनेट कर देगी। लेकिन छोटी मोटी बहस, छोटा मोटा बात कुछ हुआ रहेगा, उस मैटर पे भी वो आपको बोल सकती है कि इधर यू रिजाइन और वी विल टर्मिनेट यू। अगर भगवान ना करे आप लोग कभी इस तरीके का जोश में मत आइएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करिएगा, लेकिन अगर कभी किसी के साथ, आपके किसी कलीग के साथ भी ऐसा हो, तो प्लीज सजेस्ट देम कि तुम शांति से रिजाइन कर लो। तुम चूंकि बहुत अच्छे काम किए हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, यूल गेट अनदर ऑप्शन, अनदर अपॉर्चुनिटी, और तुम वहां अच्छा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर किसी एक कंपनी में टर्मिनेशन मिलने का अर्थ होता है कि आगे आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग हो रही होगी आपकी, और तब जब हम रेफरेंस चेक करते हैं, अगर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ रेफरेंस चेक हुआ, या आपने खुद बोल दिया, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा अपना जो आपका वसूल है उसको फॉलो करने वाले हैं, और आपने सही सही बता करके इंटरव्यू दिया है, अगर ये चीज कहीं से भी आ जाती है कि यू गेट टर्मिनेटेड ओवर देयर, तो आपको दूसरी जगह, दूसरी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, और खासकर उसी वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप हैं, ठीक है ना, जिस दिशा में आप आगे जाना चाहते हैं, वैसे में आपका रीस्टार्ट कर पाना, वापस से आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाना, वो भी जब आप अपने सीवी में लिख रहे हैं कि आई हैवंट वर्क फ्रॉम इन दिस टू दिस ईयर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, अगर आप बहुत अच्छी किसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करके उसको शो नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा होगा, उस कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप ब्लैंक शो करेंगे, कुछ नहीं शो करेंगे, तो पूछेगा कुछ क्यों नहीं, क्यों बैठे थे इतने दिन। तो ऐसा मत बनाइएगा कभी कि आपके अपने सीवी में आप किसी बात को छुपाना पड़े, कोई एम्प्लॉयमेंट को छुपाना पड़े, क्योंकि दे विल कम टू नो, एंड द डे दे विल कम टू नो कि आपको किसी कंपनी से टर्मिनेट किया गया, दे विल टर्मिनेट योर सर्विसेज। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर इस तरीके के एम्प्लॉयज को नहीं रखता है जिसको कहीं और से टर्मिनेट, क्योंकि चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर सकता है, एंड व्हाई ही इज गोइंग टू बिलीव यू 100% कि तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, राइट। इसीलिए कभी भी किसी के लाइफ में ऐसा हो, आपकी जान पहचान में, या आपके साथ फ्यूचर में कभी कुछ, कि ऐसा कोई ऑप्शन मिले
तो ऑलवेज चूज रेजिग्नेशन, क्योंकि रेजिग्नेशन से आप सिर्फ सेपरेट हो रहे हैं एंड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लेकिन अगर आपको कभी टर्मिनेट कर दिया जाता है तो फिर दूसरा जॉब पाने में 8-10 साल लग जाता मैम है और कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। टर्मिनेट तो किसी एक कंपनी से ना होंगे मैम, तो अदर्स तो हम तो ले टर्मिनेट सकते हुए हैं। क्यों, टर्मिनेट क्यों हुए, दैट विल बी द रीजन ना। वो आपसे पूछेगा कि टर्मिनेट वो क्यों हम किया लोग के गया। रिज्यूम में एक दाग की आप तरह नाम हो जाएगा सारे कि चीज, हाँ टर्मिनेट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली अनीशा, वो आपके करियर में एक दाग की तरह रहेगा। जो दाग आप, या तो आप दूसरा को ज्वाइन करिए, आप अपना स्ट्रीम चेंज कर लीजिए, या आप बिजनेस में आ जाइए। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर टर्मिनेशन अगर आपको उसी लाइन में, उसी वैसे ही किसी कंपनी में आगे बढ़ना है तो वो लोग आपको नहीं रखेंगे। ठीक है ना, नहीं रखते हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं रखते हैं। यस मैम, जस्ट लाइक एज अ मैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका कैरेक्टर एक्सपीरियंस लेटर इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसीलिए उस पे लिखा जाता है कि इज गुड इन बिहेवियर, डेम्यूर एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, लिखा जाता है एक्सपीरियंस लेटर पे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा, और वो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं देगा, बोला गया कि अगर लीजिएगा तो हम वही लिख करके देंगे कि आप बदमाशी करके जा रहे हैं, आप अपने सीनियर के साथ बहस या झगड़ा करके जा रहे हैं। तो ऐसा कोई, किसी को ऐसा एक्सपीरियंस लेटर चाहिए नहीं होता है। तो वो एक तरह का आपके लिए गले की हड्डी बन जाती है, जो ना निगल सकते हैं आप और ना उगल सकते हैं आप। तो ऐसा कभी नहीं करिए, दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ सिलेक्शन। ठीक है ना। तो जब रेफरेंस चेक होता है तो हमेशा मेक श्योर कि आपका कभी कहीं से भी रेफरेंस चेक होगा तो जो आपका फीडबैक आए वो अच्छा आए। ठीक है ना, या फिर कुछ उसमें ऐसी ग्रीन कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे पहुंच चुके थे। देखते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमने अप्रेंटिसशिप देख लिया था, और क्या क्या इसमें, कोचिंग, मेंटरिंग मैंने आपको नहीं बताया है। कोचिंग आपको बताया है कि मैम कोचिंग क्या होता है, जहाँ पे आपका इमीडिएट सुपरवाइजर आपको सुपरवाइज करता है। ठीक है ना, आपसे काम सिखाता है और कहाँ कहाँ गलती हो रही है वो बताते जाता है और आप सीखते जाते हैं, और 1-2 महीने में आप खुद से इंडिपेंडेंटली उस काम को हैंडल करने लगते हैं। राइट। मैम तो ये हो गया स्क्रीन कोचिंग। शेयर नहीं है मैम। नहीं शेयर है, अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं किया है। अच्छा कर हाँ दूं ठीक क्या? है, पूछे। ठीक है, कर देती हूँ अभी, फिर यस सुन लो मैम कर तुम। ही दीजिए। कोचिंग मैंने बताया, मेंटरिंग लिखा नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेंटरिंग भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। जहाँ पे मेंटरिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअली होता है। आपको आपका सीनियर, कोचिंग में क्या होता है, सिंस यू गेट रिक्रूटेड, आप किसी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गए, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए, वहां का जो बॉस है या फिर आपका जो इमीडिएट बॉस है, वहां का बॉस नहीं भी, आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपको काम देते जाता है, आप पूछते हैं, वो आपको सिखाता है और आप काम करते हैं। तो दिस इज कोचिंग वे में यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है ना, 1-to-1 जितने भी लोग हैं, एक आदमी 2-3 लाख लोग जो भी न्यू रिक्रूट्स हैं उनको सिखाते चले जाते हैं, और आप 2-3 महीने के बाद कैपेबल हो जाते हैं खुद से वो काम करने के लिए। तो इसको हम कोचिंग बोलते हैं, जहाँ काम करते करते सीखते हैं। मेंटरिंग भी ऐसा ही अप्रोच है, लेकिन मेंटरिंग में क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है या जो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, वो कुछ दिनों के बाद, इमीडिएट एम्प्लॉयज के साथ मेंटरिंग नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद जब वो आपके काम काज को देखेगी, आपके काम करने के तौर तरीकों को देखेगी, एंड समहाउ उसको लगेगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये बहुत ब्राइट लड़का है, ऐसा होता है ना कि बहुत ब्राइट लड़की है, बहुत आगे जाने वाली है, तो दे विल कम टू नो दिस थिंग। ठीक है ना, कि आप में ये सारे गुण हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि सम सीनियर विल टेल यू दैट मैं तुम्हारा मेंटर बनना चाहता हूँ, यानी मेंटर बनना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लॉन्ग रन के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि कैसे तुम क्या क्या करो, किस तरह क्या करो क्या ना करो, किस काम को और किस अच्छे तरीके से किया जा सकता है, सो दैट कि आपको आगे ग्रोथ मिले। तो सक्सेशन प्लानिंग आप लोग जानते हैं ना, सक्सेसर को तैयार करना, उत्तराधिकारी को तैयार करना। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो उत्तराधिकारी तैयार किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इवन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है यहाँ पे, लेकिन मेंटरिंग भी एक तरीका है जहाँ पे मेंटरशिप से आपको वो खुद ही हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पे किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। जो भी आप प्रॉब्लम्स उनके पास लेके जाएंगे, दे विल गिव यू इनलाइट्स, दे विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद यू, और वो आपको काम करने देते हैं। इमीडिएट सुपरविजन नहीं होता है, टेक सम टाइम, डिस्कस विद देम, आकर के करिए। ठीक है ना। मेंटरिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट लर्निंग होता है, आप वहां पे ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। वो इमीडिएट आपको रोज रोज की गलतियां या रोज रोज या हर एक काम को नहीं सिखाते, वो आपको लॉन्ग रन के लिए प्रिपेयर करते हैं, सो दैट कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में हायर पोजीशंस को अचीव करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो मेंटर हमेशा सीनियर के तरफ से आता है, इनिशिएट होता है, और वो अपने मेंटीज को, मेंटीज यानी अपने स्टूडेंट्स को
ठीक है ना, जिसमें उनको पोटेंशियल दिखता है उसको खुद सेलेक्ट करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए। ठीक है, ये मेंटरिंग होता है। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक, जॉब रोटेशन तक हो गया था। अब मेंटरिंग के बाद मुझे जो पढ़ाना था, मेंटरिंग तो मैंने ऐसे बता दिया, याद रखना तुम लोग। उसके बाद वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब कैसा ट्रेनिंग मैं बताती हूँ, जहाँ पे एक्चुअल, मान लो कि ये नॉर्मली प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसको यूज करती है, जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन पे काम हो रहा है, वहां पे न्यू कमर्स को, न्यू ज्वाइनिस को नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वहां पे बहुत तरीके के चैलेंजेस है। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है, अरे तुम लोगों को मैं स्टोरीज बताऊंगी, ऐसे ऐसे स्टोरीज है कि दिल दहल जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो वहां पे इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता है नए लोगों के साथ। तो वो क्या करते हैं कि वैसा ही एक, जैसे हम लोगों ने सिमुलेशंस पढ़ा था ना, जैसे हम लोगों ने सिमुलेशन को देखा है कि सिमुलेशन होता है कि ओरिजिनल सर्कमस्टांसेस को, ओरिजिनल एनवायरनमेंट को डुप्लीकेट किया जाता है, वैसे ही वेस्टिबुलरी में क्या होता है कि जिस मशीन पे, जिस इक्विपमेंट्स पे आपको लैटर ऑन काम करना है, बाद में जाकर के काम करना है, वही मटेरियल्स, वही मशीन्स, वही इक्विपमेंट्स एक छोटा सा कहीं पे दूसरी जगह लगा रहेगा। ठीक है ना, इससे होता क्या है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन है उसके स्पीड को स्लो नहीं करना पड़ता, यानी कि वो अपने रन से चल, अपनी गति से चल रहा है। न्यू कमर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा स्पीड स्लो करना पड़ेगा। तो इसमें स्लोइंग डाउन नहीं होता है, प्रोडक्शन वैसे चलते रहता है। बाकी ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं साइड वाइज, कहीं पे दूसरे रूम में सब कुछ को लगा दिया जाता है और वहां पे काम कराना का प्रैक्टिस कराया जाता है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट पे, वैसा ही है, एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन नहीं है, वैसा ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट बना करके आप सीख लेते हैं। जब आप एक बार सीख लेते हैं तब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन में या एक्चुअल जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे आपको सेंड किया जाता है। नॉर्मली ये स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए होता है। तो मैं याद है जब हम लोगों का केमिस्ट्री के स्टूडेंट लोगों ने लैब में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है ना। यस मैम, यस तो मैम। एक्चुअली जो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो भी काइंड ऑफ वेस्टिबल ट्रेनिंग हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअली साबुन नहीं बना रहे हो, एक्चुअली आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन यू आर जस्ट गेटिंग द फील कि इसको कैसे किया जाता होगा जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं। तो ठीक है, यस राइट, पीएच को कैसे, पीएच लेवल को कैसे मिलते होंगे, या कोई भी चीज, ठीक है ना, जिसपे भी केमिकल कंपाउंड्स को आपको फाइंड आउट करना है या बनाना है। तो क्या होता है कि वहां पे ओरिजिनल होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। वहां पे अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ा घटना नहीं घटेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका हाथ जल जाएगा, राइट, कोई केमिकल गिर गया तो फिर आप तुरंत ठीक हो जाओगे, रिकवर हो जाओगे। लेकिन जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोडक्शन लाइन है, चीजें बहुत बड़े बड़े लेवल पे यूज हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा रिस्क होता है। तो ये वेस्टिबल ट्रेनिंग मतलब वैसे ही इक्विपमेंट, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स को कहीं दूसरी जगह छोटा सा एक सेटअप बना करके काम सिखाया जाता है, ताकि वहां से सीख करके आपको एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन में शिफ्ट किया जा सके। ठीक है, इससे क्या होता है स्पेशल कि ट्रेनिंग हुआ। हाँ, एक्सीडेंट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन का जो लाइन है, प्रोडक्शन लाइन को स्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने एक्चुअल रेट से चलती रह सकती है। ठीक है, इसको मैम कम शब्दों में ये कह सकते हैं मैम कि एक खास प्रकार का ट्रेनिंग है जिसको मैम ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पूर्व मतलब दिया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेमी हाँ स्किल्ड अपने करने न्यू के लिए। कमर्स के लिए, न्यू यस कमर्स मैम। के लिए ये चीज चुनती है जहाँ पे ज्यादा डैमेज का खतरा हो, या फिर प्रोडक्शन को रोक करके कुछ सिखाना नहीं पॉसिबल है। तो प्रोडक्शन को रोक करके आपको कुछ सिखाया जाए, सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप बीच बीच में पूछेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। तो जहाँ ये सब चीज पॉसिबल नहीं है, वैसे जगहों के लिए वेस्टिबल ट्रेनिंग यूज किया जाता है। अब है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ। अंडर स्टडी मतलब क्या होता है कि सीए के अंदर जो होते हैं अप्रेंटिसशिप,
ठीक है ना, वो अंडर स्टडी एक तरह का हुआ। उसी तरह कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना, कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो उनको गाइड मिलते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि गाइड है मेरे लिए या मेरे सुपरवाइजर है। इसका क्या मतलब यस मैम। कि वो उसके अंदर में पढ़ रहा है, उसके अंदर में अपना स्टडीज अपना रिसर्च कर रहा है, लेकिन कहीं भी फंसता है तो उसके पास जाकर के डिस्कस करता है कि मैं फलाना काम कर रहा हूँ, यहाँ फंस गया हूँ। दे विल गिव यू असिस्टेंस, ठीक है ना, वो आपको बताते हैं कि अभी क्या करिए नहीं करिए। अच्छा, तुम लोग मूवीज में देखते हो कि असिस्टेंट डायरेक्टर, राइट, सुनते होगे ना, डायरेक्टर एंड असिस्टेंट। ये असिस्टेंट डायरेक्टर का, ऋतिक रोशन इज द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ राकेश रोशन, ठीक है ना, बहुत सारे मूवीज को उनके साथ उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्ट किया। मतलब क्या कि अभी वो डायरेक्शन सीख रहे हैं, ठीक है ना, किसी मंजे हुए डायरेक्टर के अंदर में अभी हम सीख रहे हैं, उनको छोटे छोटे कामों में असिस्ट करके यू आर गेटिंग द फील कि कैसे ये काम होता है, कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा सीरियसली इसको देखने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे ये दूसरे को भी असाइन किया जा सकता है, वट एवर जो भी काम होता होगा। इसी तरह रिसर्च जो होते हैं, रिसर्च और स्कॉलर्स, वो अपने सीनियर्स अपने सुपरवाइजर्स के अंदर स्टडी करते हैं और उनसे देखते हैं कि अभी क्या कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं अटक गया, ताकि मुझे वहां से क्या मिले, गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस मिल सके। ठीक है, समझ में आया? तो ये अंडर स्टडी इसी को बोलते हैं, सबऑर्डिनेट को प्रिपेयर करना फ्यूचर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के लिए, राइट? ठीक है, अब मेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलते हैं हम लोग वहां पे। मेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, पहले क्या, इट इज डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब, यानी कुछ दाएं बाएं नहीं, कुछ बाउंड्री नहीं, सीधा जाओ और काम पे शुरू हो जाओ, काम पे करना शुरू कर दो, काम करते करते सीख लो, ठीक है ना। किसी को खाना बनाना है, किचन में जाओ, हम बना रहे हैं, देखो थोड़ा बहुत करो, 2-4 दिन में क्या होता है, सीख लोगे तुम भी, राइट? एकदम कॉन्टेक्स्ट से होता है, एकदम टू द पॉइंट होता है, कुछ इधर उधर नहीं, कुछ नहीं, राइट? तो इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एकदम डायरेक्टली सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, इट इज ऑफन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई खास तैयारी आपके लिए अलग से नहीं की जाती है। हाँ, वेस्टिबल में है तैयारी, वेस्टिबल ट्रेनिंग में खासकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने के लिए एक सेटअप तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पे कितने भी ट्रेनर्स इस रूम में आकर के, इस कक्षा में आकर के इस इक्विपमेंट को यूज करके सीख सकते हैं। कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती है, कोई फॉर्मल ट्रेनर नहीं चुनना पड़ता है। जो आपका सीनियर है वही आपको वो काम सिखा देगा जो आपको आगे करना है, वही आपको सिखा देगा कि क्या कैसे इस मशीन को यूज करना है, कैसे इस टूल को यूज करना है, वगैरह वगैरह, राइट? तो ये इनफॉर्मल इसलिए बोला जाता है। ये होता है फॉर्मल, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, अलग से कोई जगह नहीं बुक कराना पड़ता, अगर से कोई ट्रेनर को नहीं लाना पड़ता। एवरीथिंग इज डन बाय द एग्जिस्टिंग सेटअप, है ना? जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी में हो जाता है काम, इसीलिए इसको इनफॉर्मल बोला गया। थर्ड है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट इज लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ये बहुत इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस से सीखने की चीज है, आप इसको अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, करके सीखते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी ना किए, मैंने कहा ना कि टू स्टार्ट विद, हायर लेवल के लिए छोड़ दो बातें, लेकिन टू स्टार्ट विद अगर आप करके नहीं सीखेंगे तो आप कितना भी सीख जाएंगे, आप में वो इफिशियंसी नहीं आएगी जो करने वाले में आती है। मैं मोस्टली लोगों को बोलती हूँ, जो भी आपके सीनियर्स हैं या कोई भी मुझसे अगर सलाह लेता है, कि हम लोगों को बीबीए के बाद या बीसीए के बाद जॉब करना चाहिए या हायर स्टडीज में जाना चाहिए। मैं पर्सनली इस पर बिलीव करती हूँ कि आप चाहे ग्रेजुएट हैं, चाहे आप बीसीए हैं, चाहे आप बीबीए हैं, अगर आप करते हैं, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको ब्रेक मिलता है, ठीक है ना, पढ़ाई के बीच में, डू समथिंग। आपको वहां से पता चलेगा एक्चुअल कंडीशन, किताबों में एक्चुअल किस्से नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप जब उस सिनेरियो में काम करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये होता है, अच्छा सीखे तो ये थे लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है इसका, यू नो। प्रैक्टिकली बहुत कुछ अलग होता है जो किताबों में जिसको डिस्कस नहीं किया गया है। तो आप जब करेंगे ना, फिर आपको उस जगह के चैलेंजेस पता चलेंगे, उस जॉब के अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगे, और आपको ये भी पता चलेगा वेदर यू आर ए सुटेबल फिट और नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, ठीक है ना। क्या आप सुटेबल हैं कि नहीं उस जॉब के लिए, या वो जॉब आपको सूट करता है, ठीक है। ये भी कई बार पता चलता है आपको। तो हमेशा लर्निंग बाय डूइंग इज द गुड अप्रोच। कितना भी कोई सलाह दे दे, तुम फलाना कर दो, तुम चिलना करो, तुम करके देख लो,
ठीक है ना। द बेस्ट थिंग कि तुम करके देख लो। इसीलिए मैं कहूंगी कि बीबीए के बाद अगर इफ यू आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, तुम 6 महीना ही करो, तुम साल भर ही लेकिन करो, करो। तुमको नहीं मन लगे तुम छोड़ो, लेकिन करो, सो दैट विल गेट द फील कि अच्छा इस लाइन में आगे जाना, या इस लाइन को तो यहीं पे टाटा बाय बाय कर दो, आप दूसरी चीज की तैयारी करो, ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है, मुझे और क्या क्या चीज इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विल कम टू नो, रियल सिचुएशन को फेस करना बहुत जरूरी होता है। हमारे यस मैम। यहाँ हमारे देश में तो लोग नहीं फॉलो करते हैं इन सब चीजों को, कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये छोटा काम, ये बड़ा काम, तुम हमारे खानदान के होगे, ये करोगे वो करोगे। दीज आर द विडंबना है ये हमारे कंट्री का, कि हम लोग काम को छोटा बड़ा पे बांट दिया। अदरवाइज कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। इफ इट सूट्स यू, इफ यू हैविंग इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर जॉब, तो सब इक्वल है। आप, और हर काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हर एक काम इम्पोर्टेंट है। यस मैम। कभी ध्यान से सोचना इसके बारे में कि क्या चीज नहीं इम्पोर्टेंट है, उस चीज को एलिमिनेट करके देख लो, एंड देन थिंक अबाउट योर सिचुएशन कि वो काम वाला अगर नहीं रहे, वो अगर हेल्प आपको नहीं मिले, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। सही। ठीक है ना, उनको अभी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, मेरा बस अभी ये पॉइंट समझाने का ही मतलब था कि अगर मोस्ट इफेक्टिव वे होता है सीखने का, करने का, कि आप करके सीखिए कि क्या चैलेंजेस है, क्या क्या और क्या जा सकता है, या फिर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस तरीके के काम में, राइट। यस मैम। मतलब मैम इसको कम शब्दों में ये कह सकते हैं कि डोंट नो ओनली द बुकिश, मतलब बुकिश नॉलेज, बी हाँ, प्रैक्टिकल एंड। बुकिश नॉलेज नहीं, बुकिश नॉलेज में जो आपको काम आएगा वो बहुत कम चीजें काम आएगी, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम चीजें, जो फाउंडेशन आपका प्रिपेयर करती है। आगे जो प्रैक्टिकल नॉलेज होते हैं वो आप करते करते सीखते हैं, ठीक है ना, वो करना बहुत रीजन यही है जरूरी मैम होता कि है। हम लोग हमेशा आपसे आग्रह करते हैं कि कुछ स्टोरी बताइए, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके पास है, थ्योरी तो हम हाँ, लोग पढ़ ही रहे हैं। प्रैक्टिकल होना कई बार टीचर्स के लिए भी, खासकर ये एमबीए बीबीए आईटी जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ना, उनके लिए भी ये चीज होता है कि इफ दे आर फ्रॉम सम इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, तो उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कॉलेजेस में, इवन इफ दे डोंट हैव एनी टीचिंग बैकग्राउंड, बट उनके पास इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, तो दे कैरी अ बैग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देमसेल्फ, ठीक है ना, तो वो यस मैम। शेयर कर सकते हैं वो। ये भी है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमेशा काम करके सीखना चाहिए, कम करिए ज्यादा करिए आप, लेकिन करिए। हो सकता है उसके कीजिए। बाद आपके पास बहुत बेहतर बेहतर अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी शुड बी एक्सेप्टेड, वेलकम्ड। नाउ फोर्थ, it is least expensive. Why it is least expensive? Because you don't have to prepare anything outside your सेटअप, ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप है, उसी में आपको सारा काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। कोई होटल नहीं बुक कराना, कोई ट्रेनीज को कहीं दूसरी जगह नहीं भेजना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, दूसरी जगह ले जाया जाता है, ट्रेनर बुक कराया जाता है, होटल बुक कराया जाता है, उनके लंच का इंतजाम किया जाता है। और नॉर्मली मैं आपको सही सही बताऊं, अगेन फिर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो नॉर्मली एवरीबडी इज फोकस ऑन कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है और आज लंच में क्या मिलेगा, और फिर इतना लंच कर लो कि डिनर की जरूरत ही नहीं पड़े। नॉर्मली यही होता है ट्रेनिंग में। तो जो पोस्ट लंच ट्रेनिंग होता है, उसको, उसमें ट्रेनर के लिए बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं कि वो कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करे, क्योंकि जितने भी ट्रेनीज होते हैं वो खा पी करके एकदम नींद वाले अवस्था में मस्त पहुंच जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इट इज हैं। लिस्ट, तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसमें आपको कोई भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने की जरूरी नहीं है। जैसे सब लोग आते हैं वैसे आएंगे, सब अपना काम भी करेंगे, अपना लंच ब्रेक होगा तो लंच भी करेंगे, एंड फिर से वापस काम करेंगे। सो इट इज वेरी लिस्ट, इट इज लिस्ट एक्सपेंसिव। कोई खर्चा एडिशनल नहीं किया जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। समझ में आया? यस मैम। ट्रेनिंग यस कोई मैम। नहीं लेना, कोई ट्रेनर नहीं लाना, कहीं कुछ बुक नहीं कराना, तो इट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। फिफ्थ है, ट्रेनीज आर हाईली मोटिवेटेड। जो ट्रेनीज होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सीखने का अवसर मिल रहा है। बैठा के तो उनको क्लासरूम में सिखा रहे हैं, इतना मजा नहीं आएगा जब तुमको हम प्रैक्टिकली कहीं ले जाके सिखाएंगे। सही बात है जब मैम, घूमने का आपका अवसर। इंडस्ट्रियल विजिट होगा, जब आपको घूमने के पर्पज से नहीं, जब आपका इंडस्ट्रियल विजिट होगा, ठीक है ना, मान लीजिए हम आपको कहीं इंडस्ट्रियल विजिट से ले जाए, देयर यू कम टू नो, अच्छा ये प्रोडक्शन यहाँ से होता है, अच्छा ये यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा रखा गया, अच्छा ये ग्लव्स आप क्यों पहनते हैं, इसलिए पहनते यू। आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा मिलता है देखने के लिए कि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे ऐसे काम होता है। प्रैक्टिकल उन चीजों का जहाँ पे प्रैक्टिकल जरूरी है, ठीक है ना, तो वैसे में आपको यस ज्यादा मजा मैम। आता है। अब बच्चों को क्लासरूम में बैठा करके बायोलॉजी पढ़ाएं तो नहीं आए, जब आप प्लांट मजा को नहीं तोड़ है। के लाए,
फ्रूट्स दिखाइए, Yes. लीव्स दिखाइए, सीड्स दिखाइए, तो थोड़ा ना लर्निंग भी हो जाता है, एंड जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके भी सीखते हैं, राइट? Yes, मैम कि अच्छा प्रैक्टिकल करना ये सीड्स है, इसको जमीन में ऐसे दबा देंगे तो ये हो जाएगा, राइट? तो बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट करिए। सिमिलरली है, इसीलिए वहां पे बच्चे, वहां पे स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में लर्नर जो रिक्रूट्स हैं न्यू, वो मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि अभी आपने सीखा है और अभी उनको मौका मिल गया वो काम करने का। दे कैन एक्सपीरियंस कि मैं सीखा या नहीं सीखा, राइट? ये उनको तुरंत पता चल जाता है। इसीलिए जो ट्रेनीज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा अप्रोच होता है, माहौल होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। एंड देन द लास्ट थिंग, इट इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन। फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन का मतलब होता है कि कोई बनावटीपन नहीं है, कोई क्लासरूम सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ आपको बता रहा है और आपको नींद आ रही है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू आर डूइंग। हाँ, तो नींद आने की बात, ऊँघने की बात होगी ही नहीं, राइट? इसीलिए कोई आर्टिफिशियल सिचुएशन नहीं है, जो भी है एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम इसी माहौल में आपको काम करना है, इसी माहौल में आपको ढलना है, इसी माहौल में आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए ज्यादा वो अच्छा माना जाता है, ज्यादा फोकस्ड होता है लर्नर भी और सिखाने वाला भी। डिमेरिट्स क्या है, आओ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मेरिट्स ही हैं, इसके भी कुछ डिमेरिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट डिमेरिट्स है ट्रेनर में, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। Trainer may not be experienced enough to train or he may not be so inclined. ट्रेनर क्या है, आपका कौन है? उसने कोई अलग से ट्रेनिंग में कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं कर रखा है, ठीक है ना? उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग का। वो आपको इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है क्योंकि वो आपका सीनियर है, उसने वो सब सारे काम कर रखे हैं, तो वो एक्सपीरियंस, हाँ, वो एक्सपीरियंस तो है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनर नहीं होता है। जैसे कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप जाएंगे तो आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर मिलेगा जिसको ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वैसे वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो हजारों कंडक्ट करा चुका है, तो उसको पता है कि कैसे अपने ट्रेनर को जगाए रखना है, कैसे अपने ट्रेनीज को जगाए रखना है, कैसे उनको सिखा के जाना है। मुझे समझ में आया? Yes, तो ये ट्रेनिंग है, ये मे नॉट बी वेरी मच, जो आपके जो इमीडिएट बॉस हैं जो आपको सिखा रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस काम में है, एक्सपीरियंस, लेकिन ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा जानने वाला बहुत अच्छा ट्रेनर बन जाए, बहुत अच्छा सिखाने वाला भी हो जाए। कई बार आप आपस में भी देखोगे कि किसी को बहुत नॉलेज होता है, लेकिन जब वो नॉलेज शेयर करने की बारी होती है, किसी को ट्रांसफर करने का मौका आता है, तो क्या होता है कि वो नहीं ठीक से कन्वे कर पाते नहीं हैं। कर पाता है, यस नहीं कर कन्वे पाते। कई बार देखोगे कि बहुत कम आता है, हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन जितना आता है उतना वो आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे, राइट? सही तो बात है। दिस हैपेंस, इसलिए बोलना जरूरी है मैम। इस ये चीज आती है स्पेशलाइजेशन से, ठीक है ना? तो यस बहुत लोगों को आते हुए भी वो उसको समझ भी नहीं आता है कि दूसरे को कैसे बताए ये चीज। क्यों हम बोलते हैं कि कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, अपने डिग्री में, अपने ज्ञान में बहुत होते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर करने में कहीं ना कहीं उनसे क्या होती है, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और हम लोग यही अपने रीजन है घर में मैम कि यस मैम हम लोग अपने घर में ही देखते हैं कि हमारे फादर तो वो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोगों को पढ़ाने की बारी आती है तो ऑलवेज ही एंड अप विद फ्रस्ट्रेशन के जाओ अपने टीचर से पढ़ना, क्योंकि हम लोग को समझते ही नहीं थे वो पढ़ाते थे, तो वो कुछ कुछ पढ़ाते थे, वो कुछ समझ में नहीं आता था, मैथ्स ऐसे ही खराब, तो फाइनली होता था कि कॉपी फेंक देते थे, जाओ अपना टीचर से पढ़ना, हमने कहा। तो दैट बिकम्स, ठीक से वो अपने लेवल का सबको मानते हैं, जो बहुत ज्ञानी रहता है ना वो सबको अपने लेवल का समझने लगता है। अब वो अपने लेवल के तो उस लेवल पे पहले पहुंचेंगे तब तो आपका बात हम समझेंगे। तो ये हो जाता है क्या कि जानते हुए भी आप बता नहीं पाते हैं। तो जो आपके बॉस होते हैं वो जानते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अपने जूनियर को सिखाना कैसे ये चीज है, जो कि ट्रेनर्स को पता होता है, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उसमें, उनको पता होता है कि इसको कैसे सिखाना है, राइट? और असली ट्रेनिंग में तो Yes, असली काम वही है ना कि सिखाते आप कैसे हैं। So this is the first demerit of on the job training. This can be the condition. This is not compulsory, but this may be the situations कि जो ट्रेनर हो या तो बहुत इंटरेस्ट लेके आपको सिखा नहीं रहा हो, या फिर वो इतना ज्यादा सक्षम नहीं हो। हाँ, इंटरेस्ट नहीं लेने के पीछे कभी कभी ये भी रीजन होता है, जैसे कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे नहीं पता था वो क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा था। जो भी मेरे बॉस थे सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन में, वो मुझे कुछ नहीं सिखा रहे थे, ठीक है, एंड आई एम कमिंग सिटिंग
and passing all the time on doing something like that. कुछ भी कहा, कुछ नहीं समझ में मिला तो कोई स्टोरी एक डाउनलोड करके पढ़ लिया, ठीक है ना, कुछ सिखा ही नहीं रहा था तो करते क्या। Then later on जो मेरे बॉस थे वो मेरे सामने वाले ही थोड़ा डिस्टेंस में बैठते थे, तो ही यूज्ड टू सी कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ठीक है ना, एंड ही आस्क्ड मी कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, देयर इज द प्रॉब्लम, क्या कर रहे हो व्हेन दे आस्क मी, एंड मैं कुछ कह देती कि मैं फलाना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर होता कि मैं बोलूंगी कि मैं 4-5 दिन से आ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो ये तो मुझे अभी निकाल देगा। बट देन मुझे इतना समझ भी नहीं आता था ये सब, तो मैं आई जस्ट सेड कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं आती हूँ बैठती हूँ, कुछ काम ही नहीं है तो मैं करूँ क्या। देन ही सेड मी कि काम तो बहुत है, वो आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि वो चाहता नहीं यू आर मोर इफिशिएंट, मे बी यू आर हैविंग मोर हायर क्वालिफिकेशंस डिग्रीज देन हिम, तो नहीं सिखाएगा क्योंकि समहाउ आप कहीं उसको ज्यादा उससे आगे नहीं उससे ज्यादा ऊपर ना चले जाए, ठीक है ना। तो कम टेक bring this and I will tell you what to do what not to do, then he started me teaching and ठीक है हमने सीख लिया जैसे भी। तो ये भी एक हो सकता है कि ये भी फियर हो आपके सीनियर का कि इसको ज्यादा सिखा देंगे तो कल को मेरी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए भी वो कम इंटरेस्ट ले सकता है, दैट माइट बी अनदर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, Yes, ma'am. इट इज नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, ये क्या होता है बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि ये इनफॉर्मल वे सिखाने का, आइए हमारे साथ सीखिए, करते करते सीखिए, कोई अलग से तैयारी नहीं की जाती है, कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होता, तो बहुत सिस्टमेटिक नहीं होता। मतलब क्या है कि कोई भी काम आपको कभी भी सिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले 1 2 3 4 सीखो, फिर उसके बाद वो सीखो, टेबल सीखो, फिर डिवीजन, फिर एडिशन सीखो, सब्ट्रैक्शन सीखो, फिर डिवीजन सीखो, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखो। दिस इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, राइट, आगे बढ़ने एज का। पर रिक्वायरमेंट मैम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे क्या होता है जब आप ऑन द जॉब कर रहे हैं, अरे अभी मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, चलो ये तुम सीख लो, ये कर लो पहले, ठीक है ना, जोर बाद में सिखा देंगे, यानी हल्का काम बाद में सिखा देंगे, पहले ये सीख लो, अभी ये हमको करना है। तो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं होता, आगे पीछे काम, कभी भी कोई भी काम आपको सिखाया जा सकता है। तो कभी कभी उसमें तालमेल बैठाने में जो ट्रेनीज होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको धीरे धीरे टाइम लग जाता है एडजस्ट करने में कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, पहले क्या बाद में क्या, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं होता। पुअरली कंडक्टेड प्रोग्राम्स में क्रिएट सेफ्टी हजार्ड्स, अगर आपको बिना स्पेशलाइज्ड, जैसे कि आप एक ही सुपरवाइजर है, एक ही बॉस है, वो 8-10 बच्चों को देख रहा है, 8-10 न्यू रिक्रूट्स को देख रहा है, और अगर उसने प्रॉपर आपको कुछ भी भूल जाता है वो बताना, कुछ भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है जो भूल जाता है, तो इससे क्या होता है, सेफ्टी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा सतर्कता से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं कैरी आउट किया जाए, तो वो जैसे केमिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल है, वहां पे क्या होता है, वहां पे हेल्थ हजार्ड्स आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं। और जहाँ पे हेल्थ हजार्ड्स नहीं है, वहां पे किस तरीके का प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको मार्केटिंग मैनेजर ने मार्केट में भेज दिया बिना कोई खास इंस्ट्रक्शंस के, बिना कुछ खास स्पेसिफिक ट्रेनिंग के, आप बिजनेस चौपट करके आ जाइएगा, जो Yes, बहुत ma'am. इंपॉर्टेंट डीलर है उससे ही पहले दिन में ही उसे झड़प करके आ जाइएगा, गया आपका हाथ से, एक डीलर निकल गया, ठीक है ना, कंपनी का एक काम आपने Yes, अभी ma'am. पहले दिन करा दिया, तो वहां पे बिजनेस को प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिजनेस का हेल्थ खराब हो सकता है, कहीं एम्प्लॉय का हेल्थ खराब हो सकता है, तो कहीं बिजनेस का हेल्थ खराब हो सकता है। तो ये अगर बहुत ध्यान से नहीं दिया गया, अगर बहुत कैजुअल इसको लिया गया, जैसा कि होता है एक्चुअली इट इज इन कैजुअल वे, ठीक है ना, सिखाते सिखाते सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होता, तो वैसे हालत में चांसेस होती है कि बिजनेस का फिगर कम हो जाए, नंबर जो है प्रॉफिट का नंबर वो नीचे आ जाए, या फिर आपका किसी एम्प्लॉय का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कुछ एक्सीडेंटल इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेनी में लर्न इन अ हफाजार्ड मैनर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हाँ बोलो। आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम साक्षी तुलिका रोल नंबर 13 शायद, वो मैम डिस्कनेक्ट हो गई, अभी वेटिंग रूम में है। अच्छा ठीक उसको है, मैं उसको इन कर लेती हूँ, धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि जो कभी कभी क्या नॉर्मली क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि ये बहुत सिस्टमेटिक नहीं होते, तो जो ट्रेनिंग होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, तो वो हैफाजार्ड मैनर में सीखते हैं, यानी हैफाजार्ड मैनर मतलब अस्त व्यस्त तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखते हैं। देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो वे, देयर इज नो
पहले क्या फर्स्ट कम एंड देन ऐसा कोई स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है टास्क, इसीलिए हैफाजार्ड मैनर में सीखते हैं और ये बहुत डिसऑर्गेनाइज तरीका होता है लर्निंग का। लर्निंग इतना डिसऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये भी ये भी डिमेरिट्स है। ये देखो, इट इज नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। क्या आगे भी हम ये बात ऐड कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमको पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो हम